हेलो एवरीवन। यस, वेलकम टू द क्लास अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? यस, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। गुड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज अगेन आप लोग ने आंसर्स दिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसके। तो जो सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर्स मुझे मिले कमेंट सेक्शन में। और जिन जिन ने आंसर्स दिए हैं वो है आयुष, संजना, अभिषेक, विशाल, केशव, सतीश, रितेश, काजल, अमन। ठीक है, देन वी हैव अंजना। यस, देन वी हैव शिवम, प्रांजल, रूही, खुशी, शिवम। Okay, Shivam again, and then we have Roma, Alka, Sneha, Swati, and Chatur. So very good everyone that you have answered. ठीक है, आप लोग ने आंसर दिया कमेंट सेक्शन में, वेरी वेरी नाइस। आप लोग ने एटलीस्ट ट्राई किया आंसर देने का। यस, सो ऐसे ही आंसर्स देते रहिए आप लोग। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वही हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली किंगडम मोनेरा के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला, हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? चलिए हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है मेनली 4 तरीके की टाइप्स की हो सकती है। एक होता है, वन सेकेंड, एक है आपकी व्यवहारिक क्लासिफिकेशन, या फिर हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, एक होती है व्यवहारिक क्लासिफिकेशन या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो जो भी जीव है उनके उपयोग के बेसिस पे हम उनको समूहों में बांट देते हैं, दैट इज व्यवहारिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था होती है कृत्रिम क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक या दो अकार्यकी लक्षण के बेसिस पर हम जीवों को अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। ठीक है, इसमें जो जननिक और कायिक, बेसिकली जननिक और कायिक जो दोनों कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव, उन दोनों को ही समान जो है वो महत्व दिया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखा था क्लासिफिकेशन होती है प्राकृतिक क्लासिफिकेशन, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। प्राकृतिक क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब संपूर्ण अकार्यकी स्ट्रक्चर्स जो है उनको ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद भ्रूणीय विकास हुआ, शारीरिकी हुई, सबको ध्यान में रख के हम पादपों को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, इसमें जननिक जो कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू काइक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था जो नेचुरल या प्राकृतिक क्लासिफिकेशन दो तरीके की हो सकती है, फाइलोजेनेटिक या नॉन फाइलोजेनेटिक, जाति वृत्तीय या अजाति वृत्तीय। जाति वृत्तीय जिसमें फाइलोजेनी, एवोल्यूशन, उत्विकास का ध्यान रखा जाता है। नॉन फाइलोजेनेटिक जिसमें जाति वृत्तीयता या फाइलोजेनी या उत्विकास का ध्यान नहीं रखा जाता है क्लासिफिकेशन करते वक्त। ओके, फिर चौथी हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वो थी संख्यात्मक क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या फिर फैनेटिक क्लासिफिकेशन। ये हमने की थी समानताओं और असमानताओं के संख्या के आधार पर, है ना। हम बेसिकली जो जीव है उनको समूहों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या संख्यात्मक क्लासिफिकेशन। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में देखी। फिर हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस दी। तो इनिशियली तो जैसे व्यवहारिक क्लासिफिकेशन ही थी, हमने कोई सहज बुद्धि के आधार पर उनके उपयोग के बेसिस पर चीज़ों को डिवाइड कर दिया था अलग अलग समूहों। ठीक है, उसके बाद जो आए थे मेनली सबसे पहले एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, आपको याद होगा? यस, तो यदि कमेंट सेक्शन में कीजिए, एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने पादपों को डिवाइड किया था 3 में, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। ठीक है, शाक हो गए, शूप हो गए, वृक्ष हो गए। ठीक है, एनिमल्स को उन्होंने 2 में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। रेड ब्लड प्रेजेंट है तो क्या है बताइए जल्दी से? यस, ए नाइमा, और अगर नहीं है तो अनाइमा। ठीक है, ये उन्होंने किया था।
नेक्स्ट आए थियोफ्रेस्टस, जो उन्हीं के चेले थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पादपों को 4 में डिवाइड कर दिया। एरिस्टोटल ने 3 में किया था, इन्होंने 4 में कर दिया। और इन्होंने क्या किया, शाख, छोटे शूप, शूप और वृक्ष, ऐसे उन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी, पादपों की 4 समूह बांट दिए। ठीक है, इसके बाद आए हमारे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कौन सी दी थी क्लासिफिकेशन, जल्दी बताइए। कैरोलस लिनियस ने हमें दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम में सारे जीवों को डिवाइड कर दिया। एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। ठीक है, अब प्लांटी किंगडम जो था उसके अंदर उन्होंने किन किन को रख दिया था, मैंने आपको बताया था, सारे जीवाणु, शैवाल, कवक, उच्च पादप, सबको इन्होंने प्लांटी में रख दिया। और एनिमेलिया में प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक सबको रख दिया। अब इनकी कमियां अपन ने देखी थी, याद है आप लोगों को, तो क्योंकि इन्होंने जीवाणु, तो आप ऐसे याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि इन्होंने जीवाणु, शैवाल, कवक, ठीक है, और उच्च पादप, इन सभी को इन्होंने प्लांटी में रख दिया था। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, इन सभी को इन्होंने प्लांटी में रख दिया। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, प्रोकैरियोट्स को इन्होंने यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, जो एक कोशिकीय थे उनको इन्होंने बहुकोशिकीय के साथ रख दिया, जो स्वपोषी थे इनको इन्होंने विषम पोषी के साथ रख दिया, और सभी में सेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट थी, कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, और कुछ ऐसे जीव थे जिनको कहीं भी जगह नहीं मिली, ना प्लांटी ना एनिमेलिया, इसलिए ये सारी कमियां हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि प्लांटी और एनिमेलिया में जब इन्होंने डिवाइड किया था तो क्या बेसिस थे, एक तो कोशिका भित्ति, तो मगर मतलब अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांटी में रख दिए, सेल वॉल एब्सेंट है तो उन्होंने एनिमेलिया में रख दिए। ठीक है, दूसरा गतिशीलता, अगर मूव नहीं कर सकते तो प्लांटी में रख दिया, मूव कर सकते हैं तो एनिमेलिया में रख दिया। और तीसरा था पोषण, ठीक है, स्वपोषी है तो प्लांटी में, विषम पोषी है तो एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये थी उसकी कमियां। गॉट इट एवरीवन। अब आया इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें दिया था हेकेल ने। और हेकेल ने एक नया किंगडम डेवलप किया, नया किंगडम दिया उन्होंने हमें, और वो था प्रोटिस्टा, जिसमें अगेन उन्होंने क्या किया, किस किस को रख दिया, बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है, प्रोटोजोआ को रख दिया, पॉरीफेरा को रख दिया, ओके, एंड फंजाई को रख दिया। बेसिकली जिनमें टिश्यूज एब्सेंट थे उन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, अगेन प्रॉब्लम वही थी कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, तो ये क्लासिफिकेशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। फिर हमारे आए कोपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया, और वो किंगडम था मोनेरा, जिसमें उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स रखे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें दिया था विटेकर ने। ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम्स दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, आपको याद रखना है बेसिस, क्या क्लासिफिकेशन के बेसिस थे उनके, कोशिका संरचना, मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, फिर काय संरचना या जीव संगठन कैसा है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, फिर पोषण की विधि, ठीक है, वो डीकम्पोजर है या प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम बनाए। ठीक है, उसके अलावा जातिवृत्तीयता और प्रजनन, ये 5 कैरेक्टर्स, 5 बेसिस है उनके क्लासिफिकेशन के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन उनका अच्छा था, मोनेरा में सारे उन्होंने प्रोकैरियोट्स रख दिए, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रख दिया, फंजाई तो ट्रू फंजाई थे ही, प्लांटी में एल्गी से लेकर हाई प्लांट्स जो हैं, जैसे आप थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबको रख दिया, और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रख दिया। ठीक है, पर प्रॉब्लम अगेन क्या थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, ठीक है, लाइकेंस हैं, माइकोरिजा है, इनको यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिल पाई थी। समझ में आया आपको? सो दैट वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन which was given by Whittaker
जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी ये हम अध्याय 2, बेसिकली लेक्चर 2 है, और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन से, जो हमें दिया था कार्ल वूज ने। ठीक है, कार्ल वूज जो थे उन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। 3 डोमेन जो प्रणाली है ये, उसमें उन्होंने जगत को बेसिकली, जगत क्या है, किंगडम, तो उसके ऊपर इन्होंने एक सुपर किंगडम कैटेगरी बनाई जिसको उन्होंने बोला डोमेन। तो डोमेन जो है वो एक सुपर किंगडम कैटेगरी है, किंगडम के भी ऊपर एक कैटेगरी है। तो क्यों जरूरत पड़ी उनको ये कैटेगरी बनाने की? बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि जो यू बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया से काफी डिफरेंट थे। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो उस समय इस पृथ्वी पर थे जिस समय कोई भी कोशिका नहीं थी, तो उनमें कुछ डिफरेंस थे यू बैक्टीरिया से भी और जो यू कैरियोट्स हैं उनसे भी, कि वो कुछ डिफरेंसेस थे जो मैच नहीं करते थे इनसे। इस वजह से इन्होंने एक अलग डोमेन बना दिया आर्की बैक्टीरिया के लिए, और जिसको उन्होंने कहा आर्किया। ठीक है, तो आर्किया डोमेन में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रख दिया। यस, फिर उन्होंने जो सारे यू बैक्टीरिया थे उनको अलग डोमेन में रख दिया जिसको उन्होंने कहा जीवाणु। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इनको प्रोकैरिया भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, और एक और आपको यहाँ पे डोमेन मिल रहा है यूकेरिया, जिसमें इन्होंने 4 किंगडम बना दिए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो बेसिकली जो मोनेरा किंगडम था ना पहले, उसको उन्होंने 2 अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया जीवाणु और एक हो गया आर्किया। समझ में आया आपको? और यूकैरियोट्स के लिए उन्होंने एक अलग डोमेन बनाया जिसको हम बोलते हैं यूकैरिया। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? ये डोमेन्स हैं। जीवाणु, आर्किया, यूकेरिया, ये डोमेन्स हैं। डोमेन, जैसे मैंने कहा आपको बोला सुपर किंगडम कैटेगरी है, तो किंगडम के ऊपर है, तो डोमेन्स को फर्दर किंगडम्स में डिवाइड किया गया। तो जीवाणु जो डोमेन है उसमें किंगडम यू बैक्टीरिया आता है, आर्किया में किंगडम आर्की बैक्टीरिया आता है, और यूकेरिया किंगडम, सॉरी, यूकेरिया डोमेन जो है उसके अंदर किंगडम आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बेसिकली ये तीनों जो हैं ये तो डोमेन है और ये सारे हैं किंगडम। तो आपको कितने किंगडम दिखाई दे रहे हैं? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसीलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं या फिर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 डोमेन प्रणाली प्रस्तुत की जिसमें जगत मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन एवं यूकैरियोटिक जगतों को तीसरे डोमेन में रख दिया। ठीक है, तो 6 जगत वर्गीकरण हो गया। जीवों को जब उन्होंने डिवाइड किया था उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के क्रम के आधार पर किया था। ये आप याद रख लीजिए, आपको पता ही होगा आरएनए 3 तरीके के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के क्रम के आधार पर एक क्लासिफिकेशन दिया गया था। सो दिस इज योर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, गिवन बाय कार्ल वूज। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, तो जेनेरा प्लांटेरम 1862 में उन्होंने लिखी थी, फिर काफी एडिशंस उसके आए। उसके अंदर उन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? वो पौधे जिनके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स पादपों को उन्होंने क्या किया था, उनका एक वर्गीकरण उन्होंने दिया था, और उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी इनमें डिवाइड किया था। ठीक है, तो डाइकोटिलिडन्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, मोनोकोटिलिडन्स हो गए। इस तरीके से इन्होंने जो स्पर्मेटोफाइट्स थे उनको वर्गीकृत किया। पर इनके क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया वो जाति वृत्तीयता, दैट इज फाइलोजेनी या एवोल्यूशन को नहीं ध्यान में रखता है। क्योंकि अगर हम फाइलोजेनी या एवोल्यूशन या जाति वृत्तीयता को देखें तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स आए, है ना, उसके बाद डाइकोटिलिडन्स और उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, पर इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में रख दिया था। सो दैट वाज द प्रॉब्लम जो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में थी। ठीक है, तो इस वर्गीकरण में पौधों को जाति वृत्तीयता फाइलोजेनी को ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच रखा गया, जबकि विकास का सही क्रम क्या है? जिम्नोस्पर्म,
फिर डाइकोटिलिडन्स और फिर मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, द्विबीजपत्री फिर एक बीजपत्री। सो दैट इज वाई इस क्लासिफिकेशन की ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो हमें क्लासिफिकेशंस दी हैं ये यहाँ आके अब खत्म होती हैं। गॉट इट एवरीवन? नाइस। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा जैसे आप जानते हैं उसमें सारे प्रोकैरियोट्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर आप बोल सकते हैं क्या क्या आप इंक्लूड करोगे प्रोकैरियोट्स में। यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके अलावा रिकेशिया, क्रेमाइडिया, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं मोनेरा किंगडम में। ठीक है तो सबसे पहले हम कोई भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं, क्या मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा, यस और नो? यस, ग्रेट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या मुख्य लक्षण है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो बस जस्ट एक रफ डायग्राम है ये। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मेन चीजें क्या होती हैं उसमें, हर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको एक सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा राइबोसोम। ठीक है, और ये आपको मिलेगा यहाँ का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, आप जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या फिर हम जीनोफोर भी बोलते हैं इसको। यस, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रही है, ये जो स्पेस है बीच में। ठीक है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये स्पेस क्या है, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है प्रोकैरियोट्स में। आपने पढ़ा है ना, बैक्टीरियाज में किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। अब पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन खुद, उसमें क्या क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर, पेप्टिडोग्लाइकेन में होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अमीनो एसिड और अमीनो शुगर्स। ठीक है, अमीनो शुगर दो तरीके की होती है, कैसे याद रखोगे आप, नाम और नाग। ठीक है, नाम क्या हो गया, एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड। ठीक है, और नाग क्या हो गया, एन एसिटिल कोज़अमीन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स में आपको दो मिलेगा, नाम और नाग। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, ये इनका फुल फॉर्म है। समझ में आया आपको? तो ये हुआ सेल वॉल का स्ट्रक्चर। बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन एक कंपाउंड है जो इन चीजों से मिलके बना हुआ है। जनरली जो बैक्टीरियाज हैं उनमें सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। हर चीज में आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं बेटा। जनरली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही उठ के आते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के क्या एक्सेप्शन है अपन ये देख लेते हैं।
जनरली मैंने आपको बोला पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, ठीक है, पर एक एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है सार्कीना, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सार्कीना, और एक दूसरा बैक्टीरिया है इसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। तो एक है सार्कीना और एक है एसिटोबैक्टर एसिटाई। इन दोनों में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, तो किसकी होती है? इनके सेल वॉल में हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। सार्कीना बैक्टीरिया और एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये दोनों एक्सेप्शन है क्योंकि इनके सेल वॉल में हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन जो है वो है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये एक्सेप्शन आपको शायद पता होगा, माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये जो है ये हैं दोनों एक्सेप्शंस, ठीक है, अपवाद है किसके? कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल के। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड थिंग, दैट इज कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन या जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स में वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन्स, तो यहाँ पे भी वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की ही होती है, लाइपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये स्पेस देखने को मिलती है, और स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब आप मुझे बताइए, यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें कहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं हम उनको, वेरी गुड, लाइजोसोम्स, है ना। तो इसी वजह से जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो लाइजोसोम के जैसे काम करती है, उसका कार्य बिल्कुल लाइजोसोम के समान है, क्योंकि इस स्थान में जटिल पदार्थों का पाचन होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनका डाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो याद रखो, ये आज क्वेश्चन आए अगर कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस का जो फंक्शन है वो किसके समान है? लाइजोसोम्स के समान है, ठीक है। चलिए, तो दैट वाज अबाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं कोशिका द्रव्य, दैट इज साइटोप्लाज्म पे। अब आपको ये बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है, यस, फर्स्ट थिंग इज कि इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये आपको पता होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दैट इज झिल्ली युक्त ये जो कोशिकांग है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये एब्सेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को हम आभासी केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर न्यूक्लियोइड या फिब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड हम इसको क्यों कहते हैं, हम इसको आभासी न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली इसका न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये न्यूक्लियस जैसी संरचना है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ये न्यूक्लियस जैसी संरचना है, बट एक्चुअल ट्रू न्यूक्लियस ये नहीं है, क्योंकि जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसके अंदर केंद्रक झिल्ली होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य होना चाहिए और केंद्रिका होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियोलस होना चाहिए, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये सब होते हैं। पर जो बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोट्स में जो आभासी न्यूक्लियस पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो पाया जाता है, उनमें ये तीनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस हम बोलते हैं, आभासी केंद्रक। समझ में आया सबको?
तो ये बेसिकली इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। नेकेड क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है अराउंड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड है, वृत्ताकार है, द्विकुंडलित वृत्ताकार डीएनए आपको देखने को मिलता है इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम जो मिलेंगे वो कैसे होंगे इनके अंदर? 70S, ठीक है। अब आपको पता होगा राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, 80S, 70S। 70S राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 70S राइबोसोम्स आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि RER जो होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S या 80S? बताइए जल्दी से। यस, वो 80S होते हैं, क्योंकि 70S हमने देखा सिर्फ 3 जगह ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है ना। तो RER पे जो राइबोसोम्स है वो 80S राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब जो इनका जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए जो इनमें प्रेजेंट है, जो इनका क्रोमेटिन मटेरियल है जो डीएनए का बना हुआ है, जैसे हमारा जो क्रोमेटिन है हमारा भी डीएनए, पर हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो उनकी कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। याद रखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ये हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स जो है एब्सेंट होते हैं, के क्रोमेटिन जो मटेरियल है उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है। तो डीएनए की कॉइलिंग कौन करता है यहाँ पे? डीएनए की कॉइलिंग जो है वो पॉलीअमीन्स करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की जगह कौन होते हैं? पॉलीअमीन्स होते हैं जो डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आया? ये याद रखना है आपको, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम याद रखेंगे, ठीक है। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन है इसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है उनमें आपको हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया में। बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, पॉलीअमीन्स। समझ में आया आपको? इतना आपको याद रखना है। ये आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा, ठीक है। फिर इन सब की बात अभी हम करेंगे, अभी जो हमने देखा है सिर्फ उतना ही हम देखेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है प्रोकैरियोट के, उसमें मिल, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेशिया, काफ़ी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब जो यू बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल होती है, रिजिड हार्ड कठोर सेल वॉल होती है, और कशाभिका क्या होते हैं? कशाभिका होता है फ्लैजिला, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर, उनके अंदर फ्लैजिला भी मिलता है, ठीक है। तो ये हमें यू बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। अब यू बैक्टीरिया की सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसको, सबसे पहले चलिए हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब भी हम किसी जीव को वर्गीकृत करते हैं, अपने देखा था जब भी हम वर्गीकृत करते हैं तो हमने देखा था टेक्सोनॉमी जब है उसमें हम 3 चीज़ें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन उस जीव का। तो सबसे पहले तो इस अपन बैक्टीरिया को भी इसी तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, उसको आइडेंटिफाई किसने किया था?
उसको देखा किसने था? तो वो है हमारे साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक। यस, ल्यूवेनहॉक याद आया आपको, सेल में आपने पढ़ा होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? फर्स्ट लिविंग सेल देखने वाले साइंटिस्ट ये थे ल्यूवेनहॉक। उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल, है ना, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड था। ठीक है, इन्होंने जो देखा वो लिविंग था। एक्चुअली इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने बारिश के पानी में यू बैक्टीरियाज को ही देखा था, है ना। और उन्होंने इनको नाम दिया था एनिमल क्यूल। उन्होंने बारिश के पानी में और उसके बाद दांत के मैल में, है ना, इनको ये बैक्टीरियाज दिखाई दिए और इन्होंने इसका नाम लिख रखा एनिमल क्यूल। ठीक है, 1675 में ल्यूवेनहॉक ने उनको डिस्कवर किया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, बेसिकली नाम किसने दिया? तो नाम किसने दिया? दो साइंटिस्ट थे, एफ जे कोहन और एहरनबर्ग। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम दिया था। तो ये दो साइंटिस्ट थे, कोहन और एहरनबर्ग, जिन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। उसके बाद क्लासिफाई किसने किया? बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन किसने दी है? वो साइंटिस्ट है बर्जी। बर्जी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो ये तीन नाम आप याद रखिए, ल्यूवेनहॉक, कोहन, एरनबर्ग और बर्जी ने हमें दिया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। फॉर एवरीवन, अब हम आते हैं शेप ऑफ द बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया बेसिकली वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो गोल होते हैं, कुछ होते हैं जो छड़ जैसे होते हैं, है ना, रॉड शेप्ड होते हैं। कुछ होते हैं जो कॉमा शेप होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। गोलाणु, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोकाई। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, है ना, ये सब कोकस हैं। ये गोल होते हैं शेप में, इस तरीके से। ठीक है, फिर आ गए दंडाणु। ठीक है, ये हो गए बेसिलाई। ठीक है, ये ऐसे रॉड शेप्ड होते, रॉड शेप बैक्टीरियाज। ठीक है, बेसिलाई। इसका एग्जाम्पल हो गया एस्चेरिशिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एग्जाम्पल रॉड शेप बैक्टीरिया का ही है। ठीक है, फिर इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गए सर्कुलर हो गए, ठीक है, गोल हो गए, ये हो गए रॉड शेप्ड बेसिलाई। फिर हो गए स्पाइरलम। स्पाइरलम जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, है ना। तो जो स्पाइरलम है, स्पाइरल शेप जिसको अपन बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम वॉल्यूटान्स। ट्रिपोनेमा एक बैक्टीरिया है, वो भी इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम का। फिर विब्रियम, ये होते हैं कॉमा शेप, जिस तरीके से होता है इनका शेप। ठीक है, तो ये हो गए विब्रियम, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, जो कॉलेरा कॉज करता है, ये कॉमा शेप्ड है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप के आपको बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। कुछ गोल हो सकते हैं, कुछ रॉड शेप्ड हो सकते हैं, कुछ स्पाइरलम हो सकते हैं, या फिर कुछ हो सकते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि निमोनिया जो कॉज करता है वो बैक्टीरिया कौन सी शेप का होता है? बताइए, निमोनिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोकस, कोकस मतलब गोल। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा हिस्ट्री और शेप यू बैक्टीरिया की। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल, ना, किसी भी यू बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर की तरफ आपको एक कोशिका आवरण देखने को मिलता है। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण को हम बोल सकते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप आपको देखने को मिलता है और इस सेल एनवेलप में आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, तो सेल एनवेलप तीन चीजों का मिलके बना हुआ है, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तीन चीजें मिलके आपका सेल एनवेलप बनाती हैं। ठीक है,
जो यू बैक्टीरिया है उसका। कैप्सूल की जगह आप एक्चुअली इसको हम ये लिख सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है, जिसमें कैप्सूल एक तरीके का है, तो इसी वजह से यहाँ पे कैप्सूल लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो है मिलके क्या बनाते हैं आपका सेल एनवेलप। ठीक है, तो सेल एनवेलप जो है उसमें आ गया ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कैप्सूल संपुटिका, और एक होता है अवपंख परत, दैट इज स्लाइम लेयर। ठीक है, कैप्सूल जो होती है वो हार्ड होती है, टफ होती है, ठीक है, ठोस होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। हार्ड होती है, टफ होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है? कैप्सूल जो है वो बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स मिलके बनाते हैं आपका कैप्सूल। इसका ये बना हुआ होता है। अवपंख परत या फिर स्लाइम लेयर जो होती है वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है। ये एक लूज शीट होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है, ऐसे चिपचिपा सा होता है, लूज शीट होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। अब कैप्सूल का क्या काम है? कैप्सूल एक रिजिड लेयर है, हार्ड लेयर है, टफ लेयर है। तो ये जो है ये रक्षा वाला काम करती है। बेसिकली ये उन जीवाणुओं में होती है जो जनरली डिजीज कॉज करते हैं हमारे अंदर, और जनरली डिजीज कॉज करते हैं। और ये क्या करती है? उनको रक्षा प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम WBCs। ठीक है, तो WBC से रक्षा करती है। ठीक है, तो ये जो है आपका कैप्सूल ये WBC से रक्षा करता है। ठीक है, ये जनरली डिजीज कॉजिंग जो यू बैक्टीरियाज है उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये WBC से बचाएगा उनको। ठीक है ना, और कैप्सूल कौन बनाता है? जो सेल मेम्ब्रेन है वही सिक्रीट करती है कैप्सूल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही बनाती है कैप्सूल को। ठीक है, फिर आता है स्लाइम लेयर जो सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स का ही बना हुआ होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है, लूज सा होता है। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करता है, जीवाणुओं को एक दूसरे से चिपकने में मदद करता है। तो बेसिकली कॉलोनी फॉर्मेशन, जब जीवाणु अपना कॉलोनी बनाते हैं तो जब वो एक दूसरे से चिपकते हैं ना, उसमें हेल्प करती है स्लाइम लेयर। ये दीदी सी चिपका चिपका सा पदार्थ होता है, तो ये इनको एक दूसरे से चिपकने में हेल्प करता है, कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो गया, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल हार्ड है, पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई है। इसका मेन काम क्या है? ये WBC से रक्षा करती है या बैक्टीरियाज की। उसके बाद होता है स्लाइम लेयर जो सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है। ये चिपचिपा सा होता है, इनको एक दूसरे चिपकने में हेल्प करता है, कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है जीवाणु की। ठीक है, समझ में आया? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सेल एनवेलप का मैंने आपको बताया तीन चीजें होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आ गया सेल वॉल। सेल वॉल अभी अपन ने पहले भी देखा था कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या है? किसी भी ये जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है ना, तो शेप प्रोवाइड करती है, उनको फटने से या श्रिंक होने से बचाती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य सेल वॉल करती है। अब सेल वॉल में डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ये ग्राम स्टेनिंग हमें अपन पढ़ेंगे बाद में, तब आपको पता चलेगा। तो दो तरीके के बैक्टीरियाज हो सकते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, उनमें डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल का डिफरेंस होता है। ठीक है,
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होती हैं उनकी सेल वॉल सिर्फ सिंगल लेयर्ड होती है, एक परतीय होती है, थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। वेरेस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है, दो लेयर की सेल वॉल होती है। जो अंदर वाली लेयर है वो तो थिन होती है, पतली होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। जो बाहर है, बाहर वाली लेयर ज्यादा मोटी होती है और वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। समझ में आया आपको? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति एक परतीय होती है, सिंगल लेयर में होती है, और यह मोटी, दैट इज थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। वेरेस जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है इसमें जो सेल वॉल है वो दो परती है, डबल लेयर्ड है। आंतरिक परत मतलब अंदर वाली जो परत होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, पतली होती है। जो बाहर वाली परत है वो मोटी होती है तथा लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई, ठीक है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की सेल वॉल में, और मेजर डिफरेंस इनकी सेल वॉल में ही होता है, ठीक है। तो ये हमने सेल वॉल में याद रखना है। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ ज़्यादा नहीं है, अगेन लाइपोप्रोटीन्स की ही बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हम आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अपन ने पहले भी देखा था, क्या क्या देखा था हमने, कि झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। फिर हमने देखा था, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ बोलिए, क्या क्या हमने देखा था साइटोप्लाज्म में? झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होंगे, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा था कि जो केंद्रक होते हैं वो कैसा होता है, आभासी केंद्रक मिलता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मिलता है, जिसको अपन जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि 70s राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी साइटोप्लाज्म में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो बेसिकली जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होती है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें साइक्लोसिस नहीं होता है। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ठीक है। कोई भी जो बड़े यूकैरियोटिक हायर प्लांट्स और एनिमल्स के यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म क्या है, मूव करता रहता है, ठीक है। मूव करता रहता है, क्यों मूव करता रहता है? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनेल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली फास्टली मूव कर सके, ठीक है। तो ये साइक्लोसिस कहलाता है, ये जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, ठीक है, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं हम। ये पाई जाती है हायर यूकैरियोटिक प्लांट्स एनिमल्स वगैरह के सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, ये जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा सेल के अंदर। क्यों नहीं मिलता है? एक तो इनकी सेल्स बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही सारी चीज़ें एंटर करती है या एग्जिट हो जाती है। काफ़ी छोटा है तो इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो साइटोस्केलेटन ज़रूरी है साइक्लोसिस के लिए वो इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है या साइक्लोसिस है वो नहीं दर्शाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अपन ने क्या देखा था, सेल एनवेलप, ठीक है। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात की। अब साइटोप्लाज्म जो है उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, जीवाणुओं में गतिशीलता, ठीक है। अब कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, है ना।
तो क्या हेल्प करता है उनको मूवमेंट में? फ्लैजिला। ठीक है, तो कशाबिकाएं, इनकी हेल्प से ये लोग गमन कर पाते हैं। जीवाणुओं में कशाबिकाओं की संख्या तथा विन्यास का क्रम, बेसिकली का मतलब है कि उनका नंबर और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, जिसको अपन फ्लैजुलेशन बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज में। ठीक है, जैसे परिकशाबिक, इसको अपन बोलते हैं पेरीट्राइकस, इसका एग्जाम्पल है ई. और इसका मतलब क्या है? पेरीट्राइकस मतलब इसमें क्या है, चारों तरफ, हर तरफ सतह पर फ्लैजुला होता है इनके। ठीक है, तो जीवाणु की पूरी सतह पर आपको फ्लैजुला मिलेगा। ऐसे जीवाणु को हम बोलते हैं परिकशाबिका या पेरीट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल है ई. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नंबर, अलग अलग अरेंजमेंट आपको मिल सकता है फ्लैजुला का डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज में। समझ में आया? अब एक अपेंडेज तो हो गई आपको जो मिल रही है, वो है फ्लैजुला। उसके अलावा आपको दो और चीजें निकलती हुई दिख रही है इनके सरफेस पे से, ऐसे रोम जैसे, है ना? जो रोम या थ्रेड या रेशे जैसी चीजें आपको निकलती हुई दिख रही है, वो क्या है? एक है पाइलस और दूसरी है फिमरी। ठीक है, ये तो फ्लैजुला है, आपको दिख रहा है ना फ्लैजुला इतना बड़ा सारा। यस, ये इसको गमन में हेल्प करता है। दो और अपेंडेजेस है, पाइलस और फिमरी। अब इनका क्या काम होता है? देखिए, पाइलस जो होते हैं, बेसिकली पाइलाए अपन जिनको बोलते हैं, इनका काम मोटिलिटी में नहीं है, मूवमेंट में, गमन में हेल्प नहीं करते हैं ये। पाइलाए दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है दीर्घ पाइलाए, लॉन्गर पाइलाए, और एक होता है लघु पाइलाए, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टर पाइलाए। ठीक है, जो दीर्घ पाइलाए है उसको अपन सेक्स पाइलाए भी बोलते हैं। ये कंजुगेशन, कंजुगेशन एक फॉर्म ऑफ, आप बोल सकते हो, जो रिप्रोडक्शन है जो पाया जाता है बैक्टीरियाज में, फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट टाइप ऑफ, यू कैन से। ठीक है, एक तरीका होता है इनका रिप्रोड्यूस करने का, जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, उसमें सेक्स पाइलाए हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किसमें मिलता है हमें? दाता जीवाणु, दैट इज F+ या फिर नर में आपको ये मिलते हैं। जो नर बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर आपको ये सेक्स पाइलाए देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीर्घ पाइलाए, F पाइलाए या लिंक पाइलाए, ये बोलते हैं हम इनको। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं? कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली नर में ये होंगे, और जो फीमेल बैक्टीरियाज है, मादा है, उसमें ये या F-, बेसिकली मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अपन ने F+ और F- के बेसिस पे इसको रख दिया है। ठीक है, तो दाता जीवाणु और ग्राही जीवाणु, तो जो दाता जीवाणु है उसमें आपको ये सेक्स पाइलाए मिलेंगे, ग्राही जीवाणु में आपको ये सेक्स पाइलाए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, कि पाइलाए या सेक्स पाइलाए का काम क्या होता है? ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सयुग्मन है उसमें हेल्प करते हैं। एक लघु पाइलाए होते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं फिमरी। फिमरी का क्या काम है? फिमरी हेल्प करती है अटैचमेंट में। ठीक है, मान लीजिए जल प्रवाह में जो बैक्टीरिया, जो चट्टानों से उनको अटैच होना है, तो उस अटैचमेंट में, या फिर किसी टिश्यूज पे उनको अटैच होना है ना, जहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन लेना है, तो उस अटैचमेंट में ये फिमरी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कोशिका से बाहर प्रवर्धित होते हैं। ये कुछ जीवाणुओं को जल धाराओं में, चट्टानों पर तथा पोषी ऊतकों से चिपकने का हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने तीन तरीके की चीजें देखी। एक है फ्लैजुला, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, गमन में हेल्प करता है। दूसरा है पाइलाए। ठीक है, पाइलाए या सेक्स पाइलाए आप इसको बोल सकते हो, ये हेल्प करता है संयुग्मन में, दैट इज कंजुगेशन में। और तीसरे होते हैं फिमरी, जो क्या हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया को अटैच होने, ठीक है, या फिर चिपकने में किसी भी जगह पे। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, फिमरी दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे रेशे आपको दिख, ये फिमरी है। पायला है उससे थोड़ा बड़ा है ना, सेक्स पायला है, पायलस। और ये फ्लैजुला उससे भी बड़ा है, जो गमन में हेल्प करता है, मूवमेंट हेल्प करता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हम कोशिका संरचनाएं पढ़ेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मीजोजोम। ठीक है, तो पहले मैं आपको मीजोजोम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मीजो,
सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे इनवेजिनेट हो रही है, इनफोल्डिंग बना रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है और ये मीजोजोम स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो मीजोजोम जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर कोशिका में बने फैलाव, अंतर्वलन दैट इज इनवेजिनेशन या एक्सटेंशंस या इनफोल्डिंग्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड हो जाती है और वो मीजोजोम बनाती है। अब मीजोजोम का काम क्या होता है? जो बैक्टीरियाज में जो मीजोजोम है, ठीक है, वो हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उनके जैसा काम करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका क्या काम होता है? हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका, यस, वेरी गुड, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो वही काम बैक्टीरियाज में कौन करता है? मीजोसोम्स करते हैं। तो मीजोसोम का एक फंक्शन तो हो गया कोशिकीय श्वसन, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा इनका फंक्शन होता है सेल वॉल सिक्रीशन। ये नई सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करते हैं, सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं, उसको सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो नई सेल वॉल कब बनेगी? जब सेल डिवाइड करेगा, है ना, यानी कोशिका विभाजन में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन जब होता है तो क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के प्रतिलिपिकरण में भी ये सहायक होते। ठीक है, तो चार फंक्शन मीजोजोम के हमने देखे। कोशिकीय श्वसन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बाद सेल वॉल का सिक्रीशन, ठीक है, उसके बाद हुआ ये जो कोशिका विभाजन है उसमें सहायक होते हैं, और डीएनए प्रतिलिपिकरण में भी सहायक होते हैं। तो ये मीजोजोम के फंक्शंस हैं, चार फंक्शंस हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मीजोजोम के बाद साइटोप्लाज्म में हमें और क्या चीज देखने को मिल रही है? इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स या फिर आप इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, संग्रहण कणिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो अनर्विष्ट अंतर्विष्ट पिंड, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, इंक्लूजन बॉडीज या आप संग्रहण कणिका भी इसको बोल सकते हो। तो ये इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं, ये दो तरीके के मेनली होते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोजन कण, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन कण। और दूसरे होते हैं फॉस्फेट कण, जिसको अपन वॉल्यूटिन कण भी बोलते हैं। इनमें फॉस्फेट बहुलक होते हैं, एवं ये फॉस्फेट के भंडारण के रूप में, बेसिकली फॉस्फेट के स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो दो आपको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मिले। एक है आपके ग्लाइकोजन कण जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, दूसरे आपके फॉस्फेट कण, ठीक है, या वॉल्यूटिन कण जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो साइटोप्लाज्म के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें अपन ने दो मेन चीज देखी। एक तो हो गए आपके मीजोजोम्स, ठीक है, और दूसरे हो गए आपके स्टोरेज ग्रैन्यूल्स या फिर इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, और तीसरी चीज एक और है, और वो है प्लाज्मिड डीएनए। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। जो बैक्टीरियाज हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये भी स्मॉल सर्कुलर शेप का, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर शेप का एक डीएनए है जिसको अपन प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है? ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देता है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीवाणुओं में। जैसे कुछ जीवाणुओं में वो क्या करता है? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट उनको प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए का काम होता है। तो जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए, एक छोटा सर्कुलर डीएनए देखने को हमें मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं, जो बेसिकली प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, बेसिकली आपको एक सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा जीनोमिक डीएनए के बाहर, जिसको अपन प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं।
याद रखिए प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था? लेडरबर्ग ने। ठीक है, प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था? लेडरबर्ग ने। ठीक है, प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। ये जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे जीवाणु में प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधकता। एक स्पेशल कैरेक्टर इन्होंने प्रोवाइड किया है बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो ये है प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड होता क्या है? ये सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए है, जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी हम इसको बोलते हैं। प्लाज्मिड शब्द लेडरबर्ग ने दिया। ये कुछ विशिष्ट लक्षण प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को, जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो ये थे साइटोप्लाज्म में जो पाई जाती है चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हमने देखी जो बैक्टीरियल सेल में आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। यू बैक्टीरिया को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से फिर वो याद हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल में हमने सबसे पहले क्या देखा था? चलिए हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स से मिलके बनेगा। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है वो पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड्स की टफ लेयर होती है, ये WBC से बचाती है बैक्टीरियाज को। और जो स्लाइम लेयर है बेसिकली वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड्स की ही बनी हुई होती है, और ये चिपकने में हेल्प करती है, कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमने सेल वॉल देखा। सेल वॉल में हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में डिफरेंस होता है। सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो सिंगल लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वो हमने देखा लाइपोप्रोटीन्स की ही बनी हुई होती है। ये सब हमने सेल एनवेलप के बारे में देखा। फिर हम आए इनके डिफरेंट जो अपेंडेजेस हैं उनके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा फ्लैजिलम जो होता है वो मूवमेंट में, गमन में हेल्प करता है। पाइलस जो होता है वो कंजुगेशन में, दैट इज संयुग्मन में हेल्प करता है। फिमरी जो होती है वो अटैचमेंट में, ठीक है, हेल्प करती है, कहीं भी उसको चिपकना हो तो उसको हेल्प करती है फिमरी। ठीक है, फिर हम आए साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म में हमने क्या क्या देखा? साइटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियोइड के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, राइबोसोम 70S होते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। उसके अलावा हमने देखा इनके अंदर इंक्लूजन्स मिलते हैं। ठीक है, दैट इज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, जिसमें हमने देखा ग्लाइकोजन कण होते हैं, वॉल्यूटिन कण, फॉस्फेट कण होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनके अंदर होते हैं प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड जो है अलग अलग कैरेक्टर्स, विशिष्ट कैरेक्टर्स आप बोल सकते प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था मीजोजोम। ठीक है, और मीजोजोम हमने देखा था कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर जब इनवेजिनेट करती है, फोल्डिंग बनाती है, उसको हम मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम के 4 मेजर फंक्शन होते हैं जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से 4 मेजर फंक्शन हैं? एक तो ये हमें हमारे को सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या काम है इसका? सेल वॉल सिक्रीशन में हेल्प करता है। तीसरा क्या काम है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और चौथा क्या काम है? डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रतिलिपिकरण में हेल्प करता है। यह हमने मीजोजोम के बारे में पढ़ा। तो ये है यू बैक्टीरियल सेल का जो हमने देखा अभी तक। ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने यू बैक्टीरियल सेल का देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को आप पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कथन 1 है लगभग सभी बैक्टीरिया में लाइपोप्रोटीन युक्त प्लाज्मा झिल्ली होती है। कथन 2 है आर्की बैक्टीरिया एवं यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली समान प्रकार के लिपिड से बनी हुई है। देखिए अभी अपन ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, याद है आपको? यस, तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लाइपोप्रोटीन्स की, वो बिल्कुल सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया था सारे ऑर्गेनिजम्स में लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है, यहाँ पे भी ठीक है प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है।
आर्की बैक्टीरिया एवं यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली समान प्रकार के लिम्फेटों से बनी होती है, ये गलत है। अपन जब आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंस होता है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, कथन एक सही है तथा कथन दो गलत है, तो आपका आंसर होगा इसमें सी। समझ में आया आपको? ग्रेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन एक प्रारूपिक बैक्टीरिया कोशिका के विषय में सही नहीं है? क्या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। कोशिका में नग्न सर्कुलर डीएनए होता है जो वलित होकर न्यूक्लियोइड बनाता है। तो एक नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड बनाता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कोशिकाएं पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति एवं एक श्लेष्म आच्छादित से घिरी होती हैं। यस, तो पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बिल्कुल सही है, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। श्लेष्मीय आच्छादित जैसे स्लाइम लेयर, तो ये भी सही है, उससे घिरी होती है, ठीक है। कोशिका में झिल्ली से आवृत सुविकसित कोशिका अंगक होते हैं, बताइए ये सही है या रॉन्ग है? देखिए इसमें लिखा है झिल्ली से आवृत, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बोल रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें नहीं होते हैं, तो ये कथन सही नहीं है। इन कोशिकाओं में 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। कौन सा कथन गलत है? सी कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखते हैं, आकार के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 4 वर्गों में बांटा है। दिए गए चित्रों का अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। इजी क्वेश्चन है। ए जो है वो कैसे बैक्टीरियाज है? रॉड शेप, तो छड़ाकार। बी जो है वो स्पाइरला है, ठीक है। सी कॉमा शेप्ड है यानी विब्रियो, और डी है गोलाकार। तो आपका आंसर हो गया सी। गॉट इट एवरीवन? छड़ाकार, स्पाइरला, विब्रियो और गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोफोर या फिर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोइड बना होता है, ठीक है। जो जीवाणु का न्यूक्लियोइड है या जो जीनोफोर है उसमें क्या होता है, किसका वो बना हुआ होता है? हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा। मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन्स तो इनमें नहीं होते, तो ये तो रॉन्ग हो गया। आरएनए तथा हिस्टोन द्वारा, अगेन रॉन्ग हो गया। एकल दो रज्जुक डीएनए द्वारा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द्वारा, यस, या एकल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए द्वारा। वेरी गुड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपन ने देखा था, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, उसकी जगह क्या होता है जल्दी बताइए। कौन हेल्प करता है कॉइलिंग में? पॉलीअमीन्स, यस, ग्रेट, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन, किसके कारण ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर पाया जाता है? दैट इज ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में किस चीज का डिफरेंस होता है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस चीज का डिफरेंस होता है? ये मैंने जब पढ़ाया है आपको तब मैंने बताया था क्या डिफरेंस होता है। कोशिका भित्ति दैट इज सेल वॉल में, ठीक है, कोशिका कला में, राइबोसोम्स में, या कोशिका द्रव्य दैट इज साइटोप्लाज्म में, बताइए। मैंने आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव में कैसी पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में कैसी पाई जाती है। यस, यस, ये होता है कोशिका भित्ति दैट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल में डिफरेंस होता है, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड होती है और ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड आपको सेल वॉल मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु में प्लाज्मिड है। जो प्लाज्मिड होता है, अभी मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, वो क्या है, ठीक है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, मुख्य डीएनए, अक्रियाशील डीएनए, या पुनरावृत्त जीन, बताइए क्या आंसर होगा। ये सभी अपन ने देखा था, प्लाज्मिड जो था वो सूक्ष्म वृत्ताकार अलग से एक डीएनए रहता है, ठीक है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बेसिकली, उसी को अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। यस, तो आपका आंसर इसमें होगा ए। गॉट इट? नेक्स्ट, सजीव जीवधारियों को हाल के वर्गीकरण में
जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अभी अपन ने देखा था ना 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने जो दी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन्स बना दिए थे, है ना। 3 डोमेन्स कौन कौन से थे? बैक्टीरिया था, आर्किया था और यूकैरिया था। ठीक है, तो अब वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक कथन सही है आर्की बैक्टीरियाज के बारे में। आर्किया जो है वो प्रोकैरियोटो तथा यूकैरियोटो दोनों से पूर्णतः भिन्न होता है। एक तो ये है कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट से पूर्णतः भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आर्किया प्रोकैरियोटो से पूर्णतः भिन्न है मतलब वो यूकैरियोट जैसे तो है पर प्रोकैरियोट से डिफरेंट है। ठीक है, आर्किया यूकैरियोट से सभी बातों में समान है, या आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं? बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें आर्की बैक्टीरिया को अलग करना पड़ा था। यस, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे नए लक्षण थे जो अन्य प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में नहीं मिलते थे, इसलिए उनका एक अलग डोमेन बनाया हमने। ठीक है, हमने नहीं, मतलब कार्ल वूस ने, और वो था आर्किया। Got it everyone? Now, चलिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था सेकंड लेक्चर में, जिसके आपने आंसर्स भी दिए। तो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन जैविक नामकरण आईसीबीएन के सर्वमान्य नियमों के विरुद्ध है? दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के विरुद्ध है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आप कोई साइंटिफिक नाम को हाथ से लिखोगे तो उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा अलग अलग। प्रत्येक जाति का वर्ण संकेत पद और जाति संकेत पद होना चाहिए। यस, जब हम नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, 2 नेम्स होते हैं, एक वंश का नाम होता है और एक दूसरा जाति संकेत पद। ठीक है, जैविक नाम या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं या इनका लैटिनीकरण होता है। बिल्कुल सही है, हमने देखा था लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, ज्यादातर जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में ही होंगे। वंश और जाति संकेत पद की शुरुआत छोटे अक्षर से होती है जब उन्हें लिखा जाता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वंश का तो जो वंश वाला नाम होता है वो आप कैपिटल लेटर से लिखते हो। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जो जाति संकेत पद होगा वो नाम जो जाति संकेत पद दर्शाता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो आपका आंसर इसका होगा यस। वेरी गुड, अगर आपने सही आंसर दिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवयव जो है वो बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ठीक है, कोशिका भित्ति, केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी चीज़ है जो चिपकने में हेल्प करती है बैक्टीरियाज को, या प्रोकैरियोट्स जो है, बैक्टीरिया जो है उनको, बैक्टीरियल सेल्स को चिपकने में हेल्प करती है? ऐसा कौन सी चीज़ है इनमें से? ठीक है, सोचिए, मैंने आपको बताया है, आप इसका आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, विद दिस हम आज की क्लास के एंड में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप ऐसे ही आंसर करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।